हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 अक्टूबर 2025 के सबसे इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स की। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे सेशंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि हमारी क्लास की खासियत ये है कि हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम आपका टाइम लेते हुए, लगभग 20 से 22 मिनट लेते हुए बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। यानी हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 15 दिन तक आप हमारा ये वाला क्लास करके देखें, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट या जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़रूर देखेंगे। करंट अफेयर्स के पोर्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और हमेशा की तरह हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है उसको हम यहाँ पे एक बार क्विकली देखते हैं। कल का पहला क्वेश्चन हमने देखा था सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सितंबर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है सोनू निगम को। ठीक है, और कौन सा स्टेट देता है ये अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G 5G रेडी नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका उद्घाटन हो गया है उड़ीसा के झारसुगुड़ा में। इसी के साथ जो इंडिया है वो 5th कंट्री हो गई है जो कि अपनी अब 4G सर्विसेज इंडिजिनस तरीके से प्रोवाइड करेगी। ठीक है, हमारे पहले कौन सी 4 कंट्रीज़ थी? डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया और चाइना। किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? ये जन्मी थी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। असल में 2023 में एक मादा चीता थी जिसका नाम था ज्वाला, इसको इंडिया लाया गया था और उसी की बेटी है मुखी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया? एनीवेज जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सेलिब्रेट किया 30 सितंबर को, और थीम इसके लिए हमने रखी इस साल अनुवाद एक ऐसा भविष्य बनाने में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो फर्स्ट पे था सिंगापुर। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पे है सिंगापुर, दूसरे पे है तजिकिस्तान और तीसरे पे चीन और ओमान एक साथ हैं, यानी कि तीसरे पोजीशन को चीन और ओमान ने एक साथ शेयर किया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ ये सिंगापुर का 12th टाइटल है, यानी कि इस रिपोर्ट में 12th बार फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो आंसर है भूटान। और 2 रेल लाइनें यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं, जहाँ पर भूटान के गिल्फू और समत्से को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगी। आयुष मंत्रालय ने भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसका उद्घाटन हो गया है गोवा स्टेट में। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन हुआ है उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी बुनियाद रखी गई है राजस्थान के बांसवाड़ा में। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसको होस्ट करेगा चेन्नई। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में, और सम्मेलन का विषय रखा गया था विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण। आखिरी क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु के शहर चेन्नई में। ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स थे जिनको हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। और अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और शुरुआत करने से पहले बस 1 मिनट में मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी अगस्त मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। साथ ही जनवरी से लेकर अगस्त, यानी कि अगर पिछला 8 महीने का करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए आपको तो भी ये भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। साथ ही यहाँ पे आप छोटा सा सैम्पल देख सकते हैं हमारी ई बुक का। यहाँ पे हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स को इंक्लूड करते हुए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास पहले क्वेश्चन के साथ।
अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो कोई भी चीज़ इंडिया में पहली बार अगर हो रही है तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है छत्तीसगढ़ का बालोद। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले को भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगस्त 2024 में शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्राप्त की गई। बालोद जिले में पिछले 2 वर्षों में कोई भी बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं किया गया। ठीक है, तो इसी रीज़न से जो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसी के साथ गुजरात स्टेट में एक विलेज है जिसका नाम है धोरडो। ये पिछले दिनों क्यों न्यूज़ में आया था, हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। असल में जो धोरडो है गुजरात का विलेज, ये चौथा विलेज बन गया था जो कि सोलर से वर्क करता था, यानी 4th ये सोलर विलेज है अंडर PM सूर्य घर योजना। ठीक है, तो इस वजह से धोरडो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। यहाँ पे चलिए हम भारत में पहली चीज़ें जो भी हुई हैं 2025 में उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है आंध्र प्रदेश का अमरावती। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और किस ट्रेन में ये ATM स्थापित हुआ है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। फिर है फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं सुदर्शन पटनायक। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण हुआ है एम्स दिल्ली में। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा INS गुलदार में। भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खुला है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। यहाँ पे लास्ट है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो भारत के अंदर पहली बार हुई हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हो गए हैं? तो दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा मिस्टर राजीव वर्मा। ये 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं राजीव वर्मा। इनको दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वो धर्मेंद्र की जगह लेंगे जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं राजीव वर्मा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने धर्मेंद्र को रिप्लेस किया है। ठीक है, दिल्ली के बारे में हम जानते हैं कि पिछले दिनों यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन इसी साल बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया है और अब चीफ मिनिस्टर नई बन गई हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एम्स दिल्ली की, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी पिछले दिनों सामने। एम्स दिल्ली ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेवर अलोन। ठीक है, क्यों लॉन्च किया है? ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स में जो सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उन पर रोकथाम लगाई जा सके। तो नेवर अलोन नाम का AI बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो एम्स दिल्ली ने लॉन्च करा था। ओके, और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर किस कंट्री ने बनाया है? तो अल्बानिया ने पहली बार एक AI मिनिस्टर अपॉइंट किया है और इसका जो मिनिस्टर हैं जो इनका नाम क्या रखा है? डायला। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। यहाँ पे बार बार मैं आपको क्यों बताती हूँ? ताकि आप समझ पाएंगे किस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? तो इसमें हम कौन सी पोजीशन पे हैं? आंसर है 128। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है। भारत का स्कोर यहाँ पे 53 था आउट ऑफ 100। भारत मोस्टली अनफ्री अधिकतर स्वतंत्र नहीं की श्रेणी में है। ठीक है, यानी कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति को यह दर्शाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 184 देशों की रैंकिंग की गई है और इसको कौन जारी करता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल मिलके। ठीक है, टॉप 3 देश कौन कौन से थे? पहला था सिंगापुर, दूसरा है यहाँ पे स्विट्जरलैंड और तीसरा है आयरलैंड। ठीक है, तो इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में? तो 128, यानी कि हम अधिकतर स्वतंत्र नहीं की कैटेगरी में आते हैं और टॉप 3 देश हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। कल मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर ने एक कौन सा इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो टॉप किया इस साल? तो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, और इसके पहले अभी हमने रिवीजन में भी देखा है कि सिंगापुर एक इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे बना हुआ था। तो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो सिंगापुर फर्स्ट पे था और इंडिया की रैंक यहाँ पे कितनी थी? 77।
कल हमने इसको ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स हमने कब सेलिब्रेट किया है? तो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स यानी विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1990 में अपनाए गए संकल्प 45/106 के तहत घोषित किया। इस दिवस को मनाने का पर्पस क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के समाज में महत्व को उजागर करना और साथ ही उनके अधिकार, सम्मान और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। इस साल के लिए थीम हमने रखी है स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को संचालित करने वाले वृद्धजन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। ठीक है, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को। ऑप्शंस में और क्या क्या है? 5, 2 और 3। यहाँ पे 3 अक्टूबर की बात करेंगे तो इस दिन कोई भी स्पेशल डे नहीं होता है। 2 अक्टूबर को हम जानते हैं कि इस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और इसीलिए हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, फिर अक्टूबर 5 की बात करेंगे तो इस दिन होता है हमारा वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, जो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे, वो असल में नेशनल टीचर्स डे होता है और वर्ल्ड लेवल का टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की किस कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो इंडियन आर्मी की कौन सी कॉर्प्स है जिसने कि एक्सरसाइज ड्रोन कवच को कंडक्ट किया है इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश? कब से कब तक? 25 से लेकर 28 सितंबर तक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडियन आर्मी की स्पीयर कॉर्प्स। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रोन कवच अभ्यास की बात करेंगे तो ये कब से कब तक हुई? 25 से लेकर 28 सितंबर तक। कहाँ पर हुई है? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में। शामिल सेना कौन सी थी? तो स्पीयर कॉर्प्स यानी भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के तहत। भागीदार इसमें थे भारतीय सेना और साथ ही इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP। उद्देश्य क्या था? अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकों और काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण करना। ठीक है, ITBP के बारे में अगर बात करेंगे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, तो ये हमारे कौन से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं? इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करेंगे तो ये कौन से हमारे बॉर्डर्स को सेव करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है और साथ ही बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर तैनात होती है ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोडार ध्वनि संसूचन एवं परासरण प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया है? तो IMD ने सोडार सिस्टम फैसिलिटी को कहां पर इनॉग्रेट कर दिया है? सोडार का फुल फॉर्म है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोडार प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया है नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में। ये प्रणाली CSIR एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है। ये स्वदेशी सोडार इकाई का उद्देश्य क्या है? बेहतर मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान के लिए वायुमंडल से अतिरिक्त डेटा प्रदान करना। ठीक है, तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट हो गया है? आंसर है नई दिल्ली। सोडार से मिलता जुलता शब्द आपने इसी साल सुना होगा, निसार। ठीक है, ये दोनों बहुत अलग है लेकिन कंफ्यूज नहीं करिएगा। निसार के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके इसके बारे में सब कुछ देख सकते हैं। क्योंकि ये करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक था इस साल का, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, इसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस क्विकली बता देती हूँ कि सबसे पहले निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और ये कौन सी 2 कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है? तो USA और इंडिया का, यानी जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो और जो USA की स्पेस एजेंसी है नासा, इनके बीच का ये कोलैबोरेशन है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी इसी दोनों बॉडीज़ पे रखा गया है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। किस रॉकेट का यूज़ करते हुए निसार को हमने लॉन्च किया, निसार सैटेलाइट को? तो GSLV F-16 का यूज़ करते हुए हमने इसको स्पेस में भेजा है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमारा एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं होता तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू करी है? तो कौन सा स्टेट है जिसने स्पाइस रूट इनिशिएटिव की शुरुआत करी है ताकि जो भी हमारे पुराने पोर्ट्स और हेरिटेज साइट्स हैं उनको लिंक किया जा सके? ये शुरुआत करी है केरला की सरकार ने। प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल केरल राज्य ने शुरू करी है। ये पहल मुजिरिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना। ये पहल प्राचीन बंदरगाहों और मुजिरिस क्षेत्र के महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को जोड़ते हुए 10 अद्वितीय स्पाइस रूट पर्यटन सर्किट बनाएगी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कर दी है केरला स्टेट ने। केरला की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। और यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, जो कि
बीजेपी पार्टी के हैं। और यहाँ पे गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर है मिस्टर राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो एटलीस्ट आपको हर स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बुआलोई तूफान ने वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित किया है। ये तूफान किस क्षेत्र या महासागर से उत्पन्न हुआ है? सबसे पहली बात याद रखनी है आपको कि टाइफून बुआलोई ने कौन से कंट्रीज़ को इफेक्ट किया है, तो वियतनाम और फिलीपींस को इफेक्ट किया है। कहाँ से जनरेट हुआ था ये, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से। बुआलोई तूफान के बारे में और क्या क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये तूफान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ और इसने सबसे पहले फिलीपींस के पास सक्रियता दिखाई, पूर्वी सागर में फिर आगे बढ़ा और फिर वियतनाम के तट से टकराया था, जहां इसने व्यापक तबाही मचाई। इसमें तेज़ हवा की गति 133 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई और 8 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें उठी थी। इसका नामकरण किस कंट्री ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तूफान का नाम जो है वो थाईलैंड ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक और टाइफून था जो पिछले दिनों न्यूज़ में था और इसका नाम है रगासा। अब ये सितंबर मंथ में ही न्यूज़ में था। रगासा ने कौन कौन से कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था, तो फिलीपींस को अफेक्ट किया था, साथ ही इसने ताइवान को और चाइना को भी हिट किया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रगासा का जो नाम है वो किस कंट्री ने दिया है। मैंने आपको बहुत बार रिवाइज़ करवाया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। आप इसका आंसर ज़रूर कॉमेंट्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कैंसर रोगियों के लिए व्यापक कैंसर देखभाल नीति के अंतर्गत महाकेयर फाउंडेशन की स्थापना की मंजूरी दे दी है? कौन सी स्टेट कैबिनेट है जिसने अप्रूव किया है महाकेयर फाउंडेशन के एस्टैब्लिशमेंट की अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर पॉलिसी कैंसर पेशेंट्स के लिए? आंसर है डी ऑप्शन, यहाँ पे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कैंसर देखभाल नीति की मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में महाराष्ट्र कैंसर देखभाल अनुसंधान और शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी निवेश के साथ की जाएगी। उद्देश्य क्या है? राज्य में कैंसर देखभाल अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसकी। महाराष्ट्र के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है इस साल का, वो क्या है कि यहाँ के जो फॉर्मर गवर्नर थे, कौन? सीपी राधाकृष्णन, ये बन गए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट 15th नंबर के। नंबर याद रखिएगा। ठीक है, और इसी वजह से जो इनका पद था वो खाली हो गया एज अ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, तो इसीलिए एक्टिंग गवर्नर अब बना दिया गया है आचार्य देवव्रत को, जो कि ऑलरेडी गुजरात के गवर्नर थे। अब ये बन गए हैं एक्टिंग गवर्नर महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ठीक है, तो कब तक ये गवर्नर बने रहेंगे? जब तक कि यहाँ पे कोई नए गवर्नर नहीं चुन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम कुछ महाराष्ट्र स्टेट के करंट अफेयर्स भी इस साल के रिवाइज कर लेते हैं। मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ये मैंने कल आपको रिवीजन में करवाया था ये क्वेश्चन कि इस साल का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो स्कल्प्टर राम सुतार को। महाराष्ट्र ने भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी। केंद्र और एडीबी ने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों के लिए $188 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद, ये पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया था। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2025 में किस राज्य में आयोजित बथुकम्मा महोत्सव के दौरान राज्य ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? सिंपली आपको बस ये बताना है कि बथुकम्मा जो फेस्टिवल है कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये त्यौहार है तेलंगाना स्टेट का। तेलंगाना ने हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में बथुकम्मा महोत्सव के आयोजन के दौरान 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। पहला रिकॉर्ड किस चीज़ का है? यहाँ पे सबसे बड़े बथुकम्मा पुष्प अलंकरण का था, जिसका वजन 60 टन था, जिसकी ऊंचाई 63 फीट और चौड़ाई 11 फीट थी। दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया 1354 महिलाओं द्वारा, जो अत्यधिक समन्वित प्रदर्शन का था, जिससे ये इस तरह का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना गया। तो ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं ड्यूरिंग द बथुकम्मा फेस्टिवल। और बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना के स्टेट में। 2 और फेस्टिवल हैं जिनके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला है यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड का त्यौहार है। और एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल
फेस्टिवल, ठीक है। पक्के पागा हॉर्नबिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। कंफ्यूज नहीं करिएगा, अगर सिर्फ हॉर्नबिल होगा तो वो नागालैंड का त्यौहार है, अगर आगे पक्के पागा लग जाएगा तो वो अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहां पर आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो कहां पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करने गए थे एज द चीफ गेस्ट इन द क्लोजिंग सेशन ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा बिहार का पटना शहर। ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 25 सितंबर से 28 सितंबर तक पटना में आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के पिछले संस्करण 2022 में शिमला और 2023 में भोपाल में हुए थे, ठीक है। तो ये जो पिछले इसके संस्करण हैं उनकी लोकेशन का नाम दिया हुआ है और इस साल का जो इसका संस्करण है वो बिहार पटना में आयोजित किया गया। आखिरी क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये 31st एडिशन था डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड का और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की फील्ड में दिया जाता है। इस साल के लिए इसके विनर 2 लोग रहे हैं, पहले हैं सहज समृद्ध और दूसरे हैं श्री वीरप्पन, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2 उल्लेखनीय पहलों को प्रदान किया गया। ये पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट द्वारा स्थापित किया गया है। सहज समृद्धि की बात करेंगे तो ये मैसूर से हैं। ये पारंपरिक कृषि पद्धतियों और स्वदेशी फसल किस्मों की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन है। श्री वीरप्पन कुड्डालोर से इन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बस आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है 2025 का, इस साल इसके 2 विनर्स हैं और साथ ही इनका नाम याद रखिएगा, सहज समृद्ध और श्री वीरप्पन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो क्लास है यहाँ पे ये फिनिश होता है। आई रियली होप कि आपको जो हमारी क्लास है वो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद भी अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? और तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल की शुरुआत करी है? तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर वाइंड अप होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इन केस आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। तो इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।